हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। आज इस वीडियो में हम पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है और क्या क्या उसमें मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। तो यहाँ हम देख सकते हैं पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र जो है हमारे शरीर का, मानव शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस होती है। अगर ये प्रोसेस ना हो तो ह्यूमन अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता अच्छे से। तो मानव शरीर में पाचन तंत्र का होना बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। तो हम स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, मानव शरीर से संबंधित उल्लेख है। भोजन का अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, मल त्याग आदि क्रियाएं पाचन तंत्र के द्वारा ही संपन्न होती हैं। तो यानी कि जो हम भोजन करते हैं, अब हमने जैसे भोजन किया तो अब वो गया, पचेगा। पचने का मतलब होता है कि उसमें जितने भी आपके एंजाइम्स, प्रोटीन, विटामिन्स होता है तो शरीर उसको अवशोषित कर लेता है। तो ये होता है पचने का मतलब। उसके बाद फिर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा, जो शरीर जिसको शरीर की ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारे मल के रूप में हम उसको त्याग कर देते हैं। तो ये भोजन ग्रहण करने से लेकर मल निकलने तक की जो प्रक्रिया होती है, अगर ऐसे नॉर्मल वे में बात करें कि अगर किसी अनपढ़ को भी हमको समझाना है कि पाचन तंत्र होता क्या है, तो उसमें क्या होगा कि उसको ऐसे बोलेंगे कि हम जो भोजन करते हैं, तो भोजन करने से लेकर जो मल त्याग तक की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, हमारे पाचन तंत्र कहलाती है। तो ये जो है कई प्रकार के ग्रंथियों वगैरह से मिलके वो बना होता है। जैसे कि हमारे आहार नाल होता है, आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियां होती हैं, सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाती हैं। तो जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये मुख है, यहाँ से आपका भोजन जाता है और ये जो है ये आपकी आहार नाल है। उसके बाद ये अमाशय में जाती है, ये आपका पेट, अमाशय, स्टोमक, वहाँ से जाएगी। फिर इस टाइप से ये जो है आपकी बड़ी आंत हो जाएगी और ये जो है आपकी छोटी आंत हो जाएगी। और ये आपका हो गया जहाँ से मल निकलता है, मल द्वार हो गया, ये अपेंडिक्स हो गया। इस टाइप से ये आपका लिवर है, जिसको हम जिगर भी बोलते हैं। सबसे बड़ा ये गुर्दा है, हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इस टाइप से ये तो हो जाता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका एक नॉर्मल डायग्राम है। नेक्स्ट देखते हैं ये डायग्राम। इसमें आप ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। तो ये देख सकते हैं कि ये जो है, तो ये मुख है आपका, माउथ हो गया। उसके बाद ये लार ग्रंथि हो गई। मुंह के अंदर ही आपकी ये लार ग्रंथि रहती है, जीभ के नीचे रहती है लार ग्रंथि। तो ये आपकी हो गई लार ग्रंथि। ये हो गई ग्रास नली, ये हो गई आपकी ग्रास नली, जिससे भोजन होके आपका स्टोमक, अमाशय में जाता है। ये आपका स्टोमक हो गया, अमाशय हो गया। ये आपका वो यकृत हो गया, जिसे हम लिवर बोलते हैं, लिवर हो गया आपका। उसके बाद ये हो गया अग्नाशय, पहले भोजन जाता है अमाशय में, फिर उसके बाद जाता है वो अग्नाशय में। करीबन 4 घंटे तक आपका भोजन अमाशय के अंदर रहता है। 4 घंटे तक अमाशय के अंदर रहता है, फिर अग्नाशय में जाता है। अग्नाशय में जाने के बाद भोजन क्या होगा, छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में पूरा प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद वो बड़ी आंत में जाएगा और फिर गुदा से निकलेगा। इस टाइप से ये अपेंडिक्स की आपकी वो हो गई। जो अपेंडिक्स आदमी बोलता है कि दर्द उठता है, तो जब भोजन इसमें आके अगर इस नली में कहीं फंस जाता है या ये नली बढ़ जाती है तो अपेंडिक्स हो जाती है। ये आपकी वेन्स हो गई, सिराएँ हो गई वगैरह। पित्त की थैली, ये पित्त रस, यानी कि जिसको वॉयल बोलते हैं, बाइल बोलते हैं जिसको। तो ये हो गया आपका पित्त रस। तो इस टाइप से ये हमारे शरीर की संरचना होती है। अब देखते हैं, जो हमने इमेज जो देखी उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि कैसा क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं आहार नाल। तो आहार नाल क्या होता है कि मनुष्य में 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल पाई जाती है। 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल होती है, जो मुख से मल द्वार तक फैली रहती है। इसकी भित्ति मुख्यतः आरेखित पेशियों से बनी होती है। आहार नाल में निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। आहार नाल क्या होता है, जैसे भोजन जाता है हमारे मुख में, तो मुख के अंदर से जाता है तो गले के पास से आहार नाल स्टार्ट हो जाती है। तो आहार नाल, जो ये पॉइंट जो उसने लिखा कि
भित्ति मुख्यतः आरेखित होती है। आरेखित का मतलब होता है कि थोड़ी खुरदुरी, रफ टाइप की रहती है, एकदम चिकनी नहीं रहती, थोड़ी रफ टाइप की रहती है। और जैसे ही भोजन उसमें जाता है तो वो जो है ना थोड़ा वाइब्रेशन पैदा हो जाता है, उसमें वाइब्रेशन होने लगता है। तो वाइब्रेशन होते होते क्या होने लगता है कि वाइब्रेशन होगा तो भोजन धीरे 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 गले से आपका नीचे आहार नाल में बढ़ता जाता है, इसलिए उसको आरेखित किया जाता है। अब आहार नाल में निम्नलिखित अंग होते हैं, मतलब जो आहार नाल से जुड़े होते हैं इंपॉर्टेंट, वो हम देखते हैं। तो पहला क्या हो गया, मुख, यानी कि आपका हो गया पहला क्या, माउथ। तो मुख एक अनुप्रस्थ काट के रूप में होता है, ठीक है, मुख एक अनुप्रस्थ काट के रूप में, तथा दो मांसल होठों से घिरा हुआ होता है, ठीक है। हमारे मुख के ऊपर दो होठ होते हैं, उस मुख के अंदर क्या आपके दांत होते हैं, ठीक है, बंद, उसको खोला जा सकता है। तो बंद और खोलने में बस हमारा नीचे वाला जबड़ा ही मदद करता है, यानी कि अगर ये आपका माउथ है तो सिर्फ नीचे वाला जबड़ा ही आपका मूव होता है, ऊपर वाला जबड़ा कभी मूव नहीं होता। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है, कभी आपसे पूछ लें कि अगर आप मुंह खोल रहे हैं तो उसमें कौन सा भाग आपका ज्यादा हेल्प करता है, तो निचला जबड़ा। फिर मनुष्य की मुख सदैव लार नामक लार ग्रंथि से नम रहती है, ठीक है। आपका लार ग्रंथि, जो कि मैंने अभी पीछे डायग्राम में बताया था, लार ग्रंथि हमारी जीभ के नीचे होती है। लार ग्रंथि होती है, जो हमारा लार होता है तो लार का पीएच मान 6.4 होता है। फिर उसके बाद देखते हैं मुख के दो प्रमुख भाग, जैसे जीभ होती है, जीभ के नीचे लार ग्रंथि होती है, और ये हमारा दांत हो गया। तो ये हमारा मुख हो गया। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, और ऑप्शन रहते हैं पेट, मुख, ग्रास नली, इनमें से कोई नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो इसका आंसर होता है मुख। जैसे ही मुख में भोजन जाता है, दांत उसको पीसता है, तो ये यहीं से हमारे शरीर में पाचन, भोजन की पाचन क्रिया आरंभ हो जाती है। तो इसका आंसर होता है मुख। अब देखते हैं ग्रासनी। ग्रासनी यानी ग्रास नली जो थी आपकी, उसी मतलब ग्रासनी के अंदर ग्रास नली का ही भाग आता है। तो ग्रासनी मुख्य ग्रासन ग्राहिका का पिछला छोटा सा भाग होता है। इसके पश्चभाग में आहार भाग को मुख्य ग्रासनी, मतलब जो ग्रास नली होता है उसका जो पहला भाग होता है उसको ग्रासनी बोलते हैं, सिंपल सा है। अब जो मेन फैक्ट है वो ग्रास नली का है। ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एवं सक्रिय पेशीय नली होती है, और यह ग्रीवा तथा वक्षस्थल से होकर डायफ्राम को भेदकर उदर ग्रह में जाती है। मतलब ग्रास नली क्या होती है कि ये आपकी एक 25 सेंटीमीटर लंबी नली है, जो कि अमाशय से जुड़ी होती है, आपकी उदर गुहा मतलब जो पेट से जुड़ी होती है, अमाशय से जुड़ी होती है, तो इसमें भोजन आपका पहुंचाती है। अब अमाशय की बात करते हैं। अमाशय पेट हो गया। पेट में क्या होगा, आहार नाल से ये डायरेक्ट जुड़ी रहती है, तो भोजन सीधे सबसे पहले अमाशय में आता है, और करीबन इसमें 4 घंटे तक रहता है आपका। और अमाशय में ही कई प्रकार के आपके जैसे कि HCl हो गया, जैसे हम जठर रस वगैरह बोलते हैं, HCl हो गया, जठर रस हो गया, ये हम भोजन को पचाने में बहुत ही सहायक होती हैं, जो कि अमाशय में मिलती हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो गया, आपके आंत वगैरह जो होते हैं, तो आंत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग हैं आंत के। तो कम से जो आंत जो है दो भागों में विभाजित किया गया उनको, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। लेकिन जो बड़ी आंत होती है वो बड़ी नहीं होती, छोटी आंत बड़ी होती है। छोटी आंत अगर लेंथ के मामले में बोले तो छोटी आंत बहुत बड़ी होती है, लेकिन अगर विड्थ यानी चौड़ाई के बात में करें तो बड़ी आंत ज्यादा मोटी होती है, और छोटी आंत पतली रहेगी लेकिन बहुत लंबी रहेगी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि छोटी आंत और बड़ी आंत में से बड़ी कौन सी है, तो अधिकतर आंसर हम बड़ी लगाते हैं, लेकिन आंसर है छोटी आंत। करीबन 7.5 मीटर की हो जाती है आपकी छोटी आंत, मिनिमम, मैक्सिमम 14 तक भी जा सकती है। इस टाइप से 7 से 5 मीटर के आसपास, ऐसा 5 से 7 तक रहती है। अब देखते हैं भोजन का पाचन कैसे होता है। अब आहार नाल में भोजन के जटिल एवं अघुलनशील अवयव जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम के द्वारा घुलनशील सरल अवयव, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इस टाइप के जो भी होते हैं ना, तो इनको ना परिवर्तन कर दी। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे पेट में गया, अब हम जानते हैं कि जो माइक्रोकांडिया होता है उसको पावर हाउस बोलते हैं, तो वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को है ना ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट को
आपका ये जो ग्लूकोज है इसमें आपको तो विभाजित कर देगा, ग्लूकोज में विभाजित कर देगा। एंजाइम्स वगैरह होंगे ना तो वो प्रोटीन और वसा को घोल देंगे। इस टाइप से ये क्रियाएं चालू हो जाती है हमारे पेट में। तो यहाँ से भोजन का, इसको हम भोजन का पाचन कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, यांत्रिक एवं रासायनिक दोनों ही प्रकार की क्रियाएं होती है। भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। मोस्ट IMP एक क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन आता है कि भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है। तो भोजन का अवशोषण होता है आपका छोटी आंत में। अब भोज्य पदार्थों के पचे हुए अंशों के जीव द्रव में विलय की क्रिया स्वागीकरण कहलाती है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब क्या होगा कि जो भोजन के पचे हुए पदार्थ हैं तो जो जीव द्रव्य होता है हमारे शरीर का, उसमें जो मिल जाती है उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्वागीकरण बोलते हैं। अब देखते हैं पाचन ग्रंथियां। तो पाचन ग्रंथियां क्या होती हैं, तो मनुष्य की उदर गुहा में आहार नाल के साथ यकृत, अग्नाशय पाचन ग्रंथियां संबंधित होती हैं। लार, जठर, आंत की पाचन ग्रंथियां इस टाइप की। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी ग्रंथि है आपकी, यकृत यानी कि होता है लिवर, आपका हो गया लिवर, तो ये हो गया लिवर। तो अब यकृत मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी तथा महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण। तो क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, तो आंसर रहता है लिवर यानी कि यकृत। यह उदर गुहा के दाहिने ऊपरी भाग में डायफ्राम के ठीक नीचे स्थित रहता है। यह लाल तथा भूरे रंग का बड़ा कोमल ठोस तथा द्विपालित अंग होता है। दोनों पालियां बहुभुज पिंडों से जुड़ी होती है, संयोजित ऊतक। अब जो संयोजी ऊतक का आवरण होता है उसे बोलते हैं ग्लीसन कैप्सूल। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार SSC CGL में। पूछा क्या गया था कि यकृत के चारों तरफ जो संयोजी ऊतक का आवरण बना होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्लीसन कैप्सूल। तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, नहीं तो मेनली अगर रेलवे वगैरह का एग्जाम देखा जाए तो उसमें यही क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सी ग्रंथि बड़ी है, तो वो होती है यकृत। अब नेक्स्ट देखते हैं अग्नाशय। अग्नाशय यानी कि यह है अमाशय के जस्ट नीचे, अमाशय के जस्ट नीचे होता है अग्नाशय। पहले स्टोमक है फिर अग्नाशय। तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। इसका अंतःस्रावी भाग लैंगरहेस की द्विपालिकाएं होती हैं। मतलब ये अंतःस्रावी भाग है। इसमें इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। मतलब क्या होता है, इंसुलिन नामक हार्मोन जो है आपका अग्नाशय में ही उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो इंसुलिन नामक हार्मोन है वो कहाँ पे होता है, तो अग्नाशय में भी बीटा कोशिका, अग्नाशय की बीटा कोशिका में इंसुलिन का वो होता है क्या, तो ये आपको याद रखना है कि अग्नाशय की बीटा कोशिका में इंसुलिन का जो है निर्माण होता है या इंसुलिन निकलता है वहां से। जब यही इंसुलिन आपका निकलना बंद हो जाता है तो हमारे शरीर में जो शुगर का रोग बोलते हैं तो शुगर हो जाती है और फिर हमको इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह लेने पड़ते हैं। जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियमित करता है, ये देखिए अगली लाइन, जो रक्त में शर्करा की मात्रा नियमित करता है, अग्नाशय के बाह्यस्रावित भाग द्वारा अग्नाशय रस स्रावित होता है जो कि भोजन के पाचन में भाग लेता है। ठीक है, तो ये रस अग्नाशय रस निकलता है जो कि भोजन में। मेन IMP फैक्ट ये पूछता है कि इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्राव कहां से होता है, तो अग्नाशय तो ठीक है लेकिन अग्नाशय के अंदर भी बीटा कोशिका से आपका बीटा कोशिका से आपका वो होता है क्या, मतलब निकलता है आपका इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग हो जाती है, हमको शुगर की वो हो जाती है रोग। अब देखते हैं लार जिसका pH मान होता है आपका 6.4 है, यानी कि ये थोड़ा सा अम्लीय है क्योंकि अगर रिएक्ट उस स्केल की बात करें तो उसमें आपका 7 से रहता है ऐसा, 7 से 20 तक, और इधर आपका 7 से ऊपर मतलब 9-10 तक जितना भी जाए तो इसका रहता है आपका 6.4 pH मान रहता है। तो 6.4 है आपका इसका pH, यानी कि थोड़ा सा क्षारीय है, सॉरी थोड़ा सा अम्लीय है, ये क्षारीय नहीं है। 7 के ऊपर वाली चीज क्षारीय होती है और 7 के नीचे वाली
चीज आपकी अम्लीय होती है। अब मनुष्य के मुख में ग्रासनी के सदैव लार नामक तरल से नमी रहती है, मतलब हमारा मुख एकदम कभी सूखता नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा गीला ही रहता है। लार दांतों और जीभ तथा मुख गुहा की सफाई की जाती है, ठीक है। भोजन करते समय, मतलब जब भी हम लार ग्रंथि का क्या काम है, जब हम भोजन करते हैं तो लार जो है थोड़ा सा लसलसा है, तो ये क्या करता है कि हमारे भोजन के साथ मिल जाता है, भोजन को थोड़ा सा चिकना कर देता है, ताकि इजिली जो है ग्रासिका से होती है हमारे पेट में जा सके। और इसमें कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं, चिकना तथा घुलनशील इसको बना देता है। और ये जीभ के नीचे लार ग्रंथि हमेशा पाई जाती है। अब देखते हैं जो पाचक एंजाइम जो कि हमारे मतलब भोजन को पचाने में बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो आहार नाल के अंदर कार्बनिक उत्प्रेरक द्वारा भोजन के पोषक पदार्थों को जल अपघटन की दरों में वृद्धि की जाती है। मतलब आहार नाल के अंदर जो कार्बनिक उत्प्रेरक द्वारा जो रहते हैं तो भोजन पदार्थों को जल अपघटन की दरों में वृद्धि कर देता है। मतलब जैसे ही आहार नाल में जाता है तो उसमें जल के द्वारा जो अपघटन किया जाता है उसकी वृद्धि बढ़ जाती है। इन्हें पाचक एंजाइम कहते हैं। इन्हें पाचक एंजाइम या फिर इन्हें हाइड्रोलेजेस भी कहते हैं। इनको हाइड्रोलेजेस भी कहा जाता है। इनके 4 प्रमुख वर्ग हैं। अब वो देखते हैं 4 कौन से। सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। ये क्या करता है, एमाइजेज, माल्टेज, सुक्रोज तथा लैक्टोज। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो हमने शरीर में लिया, कुछ भी खाना खाया तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट ही रहता है, जो हमको सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। तो ये जो एंजाइम्स है ये कार्बोहाइड्रेट्स को निकालेंगे। जैसे माल्टेज हो गया, सुक्रोज हो गया, तो ये सुक्रोज जो है मीठे के मतलब शक्कर वगैरह खाते हैं उसमें सुक्रोज होता है, लैक्टोज हमारे दूध में होता है। तो इस टाइप से ये एंजाइम जो इन कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम, मतलब जो प्रोटीन को पचाते हैं। मतलब ये क्या आ गया, एमाइजेल। मतलब क्वेश्चन आया कि माल्टेज एंजाइम किसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो ये पचाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट को। अब प्रोटीन पाचक एंजाइम क्या होते हैं, तो ये होते हैं एंडोपेप्टिडेज डिजीज, या फिर इरेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ये ज्यादा अच्छा है, इरेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। तो अब क्वेश्चन आया कि इरेप्सिन क्या है, तो एक तो एंजाइम है, लेकिन किस टाइप का एंजाइम है, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है। मतलब जो भी हम शरीर में दाल वगैरह खाते हैं तो इस टाइप की जो प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन एंजाइम पाचक, तो उसको प्रोटीन को वो पचाता है। फिर कुछ बसा पाचक एंजाइम वगैरह भी होते हैं, और न्यूक्लियस वगैरह, मतलब जो बसा को पचाता है वो न्यूक्लियस होता है, वो बसा को पचाता है। तो ये आपके हो गए पाचक एंजाइम्स। अब देखते हैं जो पाचक एंजाइम जो अभी हमने पढ़ा तो उसके कार्य क्या है। जैसे लार का एंजाइम, लार का जो लार है आपकी, ये लार की एंजाइम, मतलब लार में क्या रहता है, टाइलिन। टाइलिन होता है लार में, जो कि मड को शर्करा के रूप में बदलता है। मतलब जो मड होता है उसको शर्करा, तो क्वेश्चन आता है मड को शर्करा के रूप में कौन बदलता है, तो वो बदलता है टाइलिन। ये टाइलिन जो है लार में पाया जाता है। हमारा मुख के अंदर जो लार ग्रंथि से लार निकलती है उसमें टाइलिन पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है लार में क्या पाया जाता है एंजाइम, तो टाइलिन। और टाइलिन का काम क्या होगा, मड को शर्करा के रूप में बदलता है। अब अमाशय का जठर रस, अमाशय जो है, तो अमाशय का जठर रस क्या करता है, अमाशय के अंदर जठर रस निकलता है। तो जठर रस क्या होता है, ये मेनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है जो कि हर चीज को गला देता है। मतलब क्या करता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो बहुत ही हैवी एसिड रहता है। तो जो जैसे कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं तो हड्डियों को भी वो गला देता है, मांस को भी गला देता है। तो ये जठर रस का एक कार्य है कि भोजन में जो ज्यादा हैवी टाइप के जो मतलब कुछ हैवी भोजन होता है तो उनको पचाने में मदद करता है। इसमें पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। एक पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदल देता है, तथा रेनिन पाया जाता है जो कि दूध की कैसीन को पैरा कैसीन में बदल देता है। मतलब रेनिन, एक क्वेश्चन आता है कि दूध को फाड़ने का कौन काम करता है, तो रेनिन करता है। और यहाँ पे वो क्या करता है, दूध की जो कैसीन है, कैसीन को पैरा कैसीन में बदल देता है। मतलब पहले ये दूध को दही बनाता है फिर पचाता है। तो इसलिए डॉक्टर सलाह देता है कि जब आपका अगर पेट थोड़ा गड़बड़ कर रहा हो तो आप दही खाएं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट दही खाते हैं तो हमारे शरीर में फिर ये रेनिन का कोई काम नहीं रह जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि दही गया तो दही जल्दी पच जाएगा दूध की अपेक्षा। अगर आप 1 गिलास दूध पीते हो उसको पचने में 1 घंटा लगेगा, लेकिन अगर आप 1 लीटर दही खा जाते हो तो वो कहो आधे घंटे में ही पच जाए, क्योंकि अगर दूध पीते हो तो रेनिन पहले दूध से दही बनाएगा
और फिर उसको पचाएगा। लेकिन डायरेक्ट अगर दही गया तो वो क्या करेगा, सीधे दही है तो दही सीधे पच जाएगा। तो रेनिन क्या करता है, दूध के कैसीन को जो है ना पैरा कैसीन में बदल देता है। अब देखते हैं ग्रहणी में पित्त रस। अब एक पित्त रस यानी कि वही बॉयल बसा का इमल्सीकरण करता है, मतलब जो बसा होता है बसा को पचाने में पित्त रस मदद करता है। बसा मतलब जो चिकनाई वाली चीजें जैसे डालडा, घी, तेल, ये सब हम खाते हैं, मक्खन वगैरह, तो ये बसा की कैटेगरी में आते हैं। सबसे ज्यादा बसा ऑयल में होता है, लगभग 40 से 55% तक बसा आपका ऑयल होता है। और जो हम सब्जी वगैरह खाते हैं, जैसे इंडिया में तो ऑयली खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, तो इंडियन जो ह्यूमन होते हैं उनके कम से 50% बसा की मात्रा जो है ऑयल से ही पूरी हो जाती है। अब देखते हैं अग्नाशयी रस, मतलब जो अभी हमने जब अग्नाशय में पढ़ा रहा था तो उसमें एक अग्नाशयी रस निकला था, तो वो क्या उसमें क्या क्या होता है, एक ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन व पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, मतलब प्रोटीन को पेप्टोन व पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो क्वेश्चन आए कि ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन हमने पढ़ा था अभी नीचे पीछे वाले स्लाइड में, क्या पढ़ा था, ट्रिप्सिन, पैराट्रिप्सिन, इस टाइप के जो एंजाइम पढ़े तो प्रोटीन के एंजाइम थे। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइन व पॉलीपेप्टाइन में बदल देगा। अब कार्बो किस डेज एंजाइम क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल देगा, यानी अमीनो अम्ल में बदल देगा। अब एमाइलेज क्या करेगा, एंजाइम मड को माल्टो शर्करा और ग्लूकोज में बदलेगा। तो एमाइलेज क्या करेगा, मड को माल्टो शर्करा और ग्लूकोज में बदल देगा। अब लाइपेज क्या करेगा, बसा को बसलीय अम्ल। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि लाइपेज का क्या काम है, तो लाइपेज बसा को बसलीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब न्यूक्लियस जो क्या करता है, ये डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक डायग्राम में बदल देता है। तो ये डीएनए और आरएनए से संबंधित क्वेश्चन, इसमें मोस्ट आईएमपी हो गया, एक लाइपेज और एक हो गया ट्रिप्सिन। लाइपेज और ट्रिप्सिन जो कि आपको याद रखना है, जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है और जो लाइपेज है वो बसा को बसलीय अम्ल में बदलता है। अब देखते हैं आंतों में क्या होता है, आंतों में जो रस पाया जाता है। तो सबसे पहले एरेप्सिन पाया जाता है। एरेप्सिन क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदलता है तथा ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में बदलता है। लैक्टोज को ग्लूकोज शर्करा में बदलता है, मतलब दूध में जो लैक्टिक एसिड होता है उसको क्या करेगा, वो ग्लूकोज में बदल देगा। माल्टोज क्या करेगा, मतलब जो हम खाते हैं कुछ भी, तो उसमें जो शर्करा वगैरह होती है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। सुक्रोज क्या करेगा, सुक्रोज ग्लूकोज शर्करा, मतलब सुक्रोज जो मीठी चीज खाते हैं जैसे शक्कर वगैरह खाएंगे तो उसको वो ग्लूकोज शर्करा में बदल देगा। लाइपेज अभी हमने पढ़ा था, लाइपेज बसा का था, तो वो शेष बसा को बसलीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब न्यूक्लियस में क्या करेगा, न्यूक्लिक अम्ल व न्यूक्लियोटाइड्स और इस टाइप के जो भी होंगे उनको शर्करा में बदल देगा। मतलब सबका काम क्या है, शर्करा में बदलना। और शर्करा में क्यों बदलते हैं कि शर्करा और ग्लूकोज सेम होते हैं ताकि इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, इसीलिए कभी भी अगर किसी को एनर्जी की जरूरत होती है तो ग्लूकोज ड्रिंक पिलाए जाते हैं। तो इस टाइप से वो वर्क करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को देखें तो आपको पाचन तंत्र से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो आपको पता चलेंगे। और भी जो सजेशंस वगैरह हो तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं, तो मैं उसको रीड करके आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो वैसे मैं भी पाचन तंत्र के ऊपर मतलब बायोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी डालूंगा, एमसीक्यूज, जो कि परीक्षा की दृष्टि से रहेंगे। ये डिटेल्ड वीडियो हो गया आपका, और अब मैं एमसीक्यूज डालूंगा तो वो भी आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पाचन तंत्र से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।